वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मटेरियल साइंस का कोर्स देख रहे थे जिसका हम लोगों ने 5 वीडियो देख रखा है। मीन्स ये 5वां वीडियो है। ये भी देख ही रहे हो तो देख ही रखा है तुमने, ठीक है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे जाकर उसे क्लिक कीजिए और उस सारे वीडियो को सीक्वेंस से आप देख कर आइए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या देख रखा था तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं जी, तो कहता है कि मिरर इंडिसेस हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। मिरर इंडिसेस उससे भी क्वेश्चन आता है और मुश्किल लगता है, इंपॉर्टेंट तो है ही पर कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगता है। तो उसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आप जाकर उस वीडियो को देखिए तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं जी, तो मिरर इंडिसेस तो ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आगे इसकी आगे की चीज़ें आज देखेंगे, जिसमें देखने वाले हैं हम लोग डेंसिटी कैलकुलेशन, ठीक है। कि अगर डेंसिटी निकालने के लिए आ गया यूनिट सेल का या मटेरियल का भी, जो यूनिट सेल का रहेगा वही मटेरियल का डेंसिटी रहेगा, ठीक है। वही चीज़ रिपीट हो रहा है ना, तो कैसे निकालेंगे। तो कहता है अगर आपको वॉल्यूम डेंसिटी निकालने के लिए आ जाए, यानी ग्राम पर सीसी में निकालने के लिए आ जाए, ठीक है, कि पर सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है उसमें कितना ग्राम मटेरियल है, अगर वो निकालने के लिए आ जाए, जिसे हम लोग डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी को हम इस डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। कहता वो कैसे निकलेगा, तो कहता है कि आपको डेंसिटी निकालना है तो ऊपर निकलना पड़ेगा वेट, ठीक है। वेट निकलना पड़ेगा, वेट किसका भाई, कहता जे वो एटम यूनिट सेल में है उतने का ही लिखोगे ना, और नीचे लिखेंगे क्या है भाई, तो कहता यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और यूनिट सेल में कितना एटम है और उसका वेट कितना है। कहता कैसे निकलेगा, कहता टोटल एटम होता कितना है, कहता जितना उसका NaV जो है वो जितना होता है वो, ठीक है, NaV, ठीक है। एवरेज एटम नंबर, के गो एटम है यूनिट सेल के अंदर, उसका एवरेज वैल्यू कितना है, कुछ का आधा भाग रहता है, किसी का पूरा भाग मिला रहता है, तो टोटल मिला के एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, किसी यूनिट सेल में, वो होता है NaV। तो मान लेते हैं NaV आपको पता है। कहता अगर इतना एटम आपको पता है कि यूनिट सेल में इतना एटम है तो एटॉमिक वेट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल निकल के आ जाएगा। एटॉमिक वेट आपको किस में लिखा रहेगा, कहता AMU में लिखा रहेगा, ठीक है। AMU को ही हम लोग क्या कर सकते हैं जी, तो कहता है ग्राम पर मोल, ये क्या होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम पर मोल ही क्यों होता है जो AMU में होता है, ठीक है। और ये ग्राम पर मोल है तो इसको इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, एवोगाड्रो नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एटम पर मोल होता है। तो मोल मोल कटेगा था ना, एक ये एटम में ना है, ये मोल में आपने डाला है, ग्राम में डाल दिया वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या करेंगे जी, तो कहता है कि इसको हमको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा और उसके बाद हमको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा यूनिट सेल का, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में, तब जाके आंसर आएगा आपका ग्राम पर सीसी में। कहता है इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका वॉल्यूम डेंसिटी निकलेगा, ठीक है, कोई बड़का चीज़ नहीं है। तो ये था वॉल्यूम डेंसिटी। अगला है आपका जो है प्लेनर डेंसिटी, ठीक है, कि अब आप प्लेन में बातें करो, वॉल्यूम में बातें मत करो, प्लेन में बातें करो और प्लेन में देखो कि भैया इसमें कितना एटम का हिस्सा है, ठीक है। अगर इसमें हिस्सा देख रहे हैं तो देखो वॉल्यूम में 8वां भाग ही रहता था वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, पर इसमें देखो चौथा भाग जो है एटम का, वो इस एरिया जो है, एरिया में हम देख रहे हैं, ठीक है, 4 भाग ना बना इसका, ठीक है, चौथा भाग जो है वो इस एरिया के अंदर आ रहा है। तो एरिया में हम इस प्रकार से देखेंगे। तो प्लेनर डेंसिटी का मतलब होता है एरिया में, एक प्लेन में डेंसिटी की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि प्लेनर डेंसिटी तो आप जानते हो, वॉल्यूम डेंसिटी आप जानते हो, प्लेनर डेंसिटी क्या होता है, तो कहता है नंबर ऑफ एटम्स हुज सेंटर आर इंटरसेक्टेड बाई पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये होता है यानी कि आपको डेंसिटी ऑफ प्लेन निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है उस प्लेन में और एरिया उस प्लेन का कितना है, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो निकल के आएगा आपका प्लेनर डेंसिटी, ठीक है। कहता कैसे निकलेगा सर, जरा हमको वो अच्छे से समझाइए, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। कहता अलग अलग प्लेन आपको दे दिया जाएगा, उस प्लेन में आपको प्लेनर डेंसिटी आपको निकालना है, ठीक है। जैसे हम लोग कौन से प्लेन की बात करते हो तो BCC स्ट्रक्चर पर चलते हैं, BCC स्ट्रक्चर पे ही सबसे पहले चलते हैं, उसी में हम लोग चर्चा करते हैं, निकालने की चेष्टा करते हैं। कहता इसी में हम लोग BCC स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। कहता BCC जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, ठीक है। इसके सभी कॉर्नर पे एटम होते हैं और एक बॉडी के सेंटर में एटम होते हैं,
होता है। ठीक है, तथा इसमें हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं और वो प्लेन जो है वो ये वाला प्लेन है, डायगोनल वाला प्लेन है जो डायगोनल को रखता है। ठीक है, कहता अगर इस प्लेन की अगर बात करें तो इस प्लेन के सभी कॉर्नर पे एटम होंगे, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे भी एटम है और यहाँ पे भी एटम है। और चूंकि प्लेन 20 से होकर गया है तो भैया सेंटर एटम भी इसके अंदर आ जाएगा। इतना एटम है, चलिए भाई इतना एटम है, ठीक है भाई। टोटल एटम कितना है इसके अंदर? ठीक है, जैसे मैंने तीन प्लेन की बातें किया है, ये जो प्लेन आपका है इस प्लेन को हम बोल रहे हैं, अगर मिरर इंडिसेस की बात करें, अगर पढ़ा आपने मिरर इंडिसेस, तो ये मिरर इंडिसेस है 1,1, कॉमा नहीं पड़ता है, 1,1,1, यानी इस मिरर इंडिसेस की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस प्लेन की बातें कर रहे हैं हम। तो इस प्लेन में आपका जो है वो के गो एटम है। ठीक है, इस प्लेन में के गो एटम है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसको जरा देखिए, नहीं गड़बड़ा गया मैटर। ये प्लेन का 1,1,1 थोड़ा ना होगा इसका। ये देखो इस एक्सिस को कहाँ काट रहा है जित, कहता एक पे काट रहा है, तो भैया इस एक्सिस को एक्स एक्सिस को एक पे काट रहा है, बाई एक्सिस को एक पे काट रहा है, जेड एक्सिस को थोड़ा ना काट रहा है, इन्फिनिटी पे ना काटेगा तो उसका 0 ना होगा। इस प्लेन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारा जो ये वाला प्लेन है उसका मिरर इंडिसेस कितना है, कहता 1,1,0। मिरर इंडिसेस कितना है? 1,1,0। कहता इस प्लेन की हम बातें कर रहे हैं और इस प्लेन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कहता इस प्लेन में सर एटम के गो है, कहता ये चौथा भाग, ये चौथा भाग, 1/4, ये 1/4 और ये भी 1/4, तो 1/4 4 को मिल गया तो कितना आ गया, तो कहता एक एटम हो गया। और एक एटम पूरा तो इस प्लेन में है ही है, तो एक एटम और, तो कहता कितने एटम हो गए जी, तो 2 एटम हो गया, तो 2 ऊपर लिख दो। और नीचे क्या लिखना है, तो कहता इस प्लेन का एरिया लिख दो। ठीक है, कहता एरिया कैसे दिखाएगा भाई, तो कहता आप इसका देखो डायमेंशन। ठीक है, ये है आपका और ये है और ये है, तो कहता ये तो डायगोनल है सर √2। अगर आप ये लेंथ ले रहे हो a, तो ये आपका √2a हो जाएगा, और ये तो आपका a है ही, तो कितना एरिया हो जाएगा जी, कहता √2a का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आप एरिया लिख दीजिए, जी क्या लिख दीजिए, एरिया लिख दीजिए। तो ये निकल के आ गया आपका प्लेनर डेंसिटी। कहता इसी प्रकार से अगर हम दूसरा प्लेन पे चलें, एक्चुअली मुझे सबसे पहले आपको ये वाला प्लेन दिखाना था, ब्लू वाला प्लेन, लेकिन हम लोग रेड वाला प्लेन पे चले गए क्योंकि रेड वाला ज़्यादा तेज़ी अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ भाई, तो कहता है ब्लू वाले प्लेन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये है ब्लू वाला प्लेन, कौन है, कहता है 1,0,0। ठीक है, 1,0,0, कहता उस प्लेन को खोजिए जो 1,0,0 है, यानी कि आप या तो अंदर वाला देखो या बाहर वाला देखो। इस प्लेन को देखो या फिर इसके अंदर वाला देखो। मैंने बताया कि पैरेलल प्लेन का जो होता है वो मिरर इंडिसेस सेम होता है, बस माइनस माइनस आएगा तो न्यूमेरिकली सेम होता है। तो इसी प्लेन को देखते हैं, तो कहता है इसमें कहाँ कहाँ एटम है, कहता है एक एटम यहाँ है सर, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है। ठीक है, इसको मैंने अलग से बना लिया है ताकि आप अच्छे से देख सको। कहता है एक एटम, सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है। कहता है एक एक एटम कॉर्नर पे है, तो 1/4 ना भाई प्लेन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यह स्क्वायर है और यह स्फीयर नहीं है, ये सर्किल है, क्योंकि प्लेन में बातें चल रही है, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, ऐसा मत करना सर 1/4 ही तो होगा या 1/8 ना है सर, ये नहीं, ये वॉल्यूम में नहीं बातें हो रही, ये प्लेन में बातें हो रही है। प्लेन में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि 1/4 भाग अंदर, 1/4 भाग अंदर है। ठीक है, कहता 1/4 भाग अगर अंदर है और 4 गो ऐसा है, तो 1/4 है और 4 गो है तो क्या हो गया जीत, कहता एक एटम के बराबर हो गया। तो ऊपर के गो एटम है जीत, कहता एक गो एटम है। एरिया कितना है, तो कहता ये इसका ए ना है, ये ए ना था, ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं आपका प्लेनर डेंसिटी। एक और देखते हैं 1,1,1 या 1,1,1 जो प्लेन है उसका हम देखते हैं। तो वो वाला जो है वो ग्रीन है, तो चलते हैं ग्रीन में देखते हैं। कहता है ये वाला जो है 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, ये 3 जगहों पे काट रहा है 1 यूनिट पे, तो ये प्लेन बन गया आपका। ठीक है, ये क्या है जित, कहता है ये पीछे वाला कॉर्नर है सबसे, और ये सबसे आगे वाला कॉर्नर है। ठीक है, और ये भी पीछे वाला कॉर्नर है। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल बीचे वाला से भी होके गुजरेगा। ठीक है, नहीं बीचे वाला से कहाँ गुजरेगा, इसको पीछे वाला को थोड़ा सा ऊपर से ही निकल जाएगा, बीचे वाला से नहीं गुजर पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तिरछा ना हो गया है, बीचे वाला एकदम सेंटर पे ना रहेगा, तो प्लेन जो है वो ऊपर से सीधे नीचे ना आ गया है, तो बीच वाला से ये नहीं गुजर पाएगा। ठीक है, ये तुम देख सकते हो करके, उससे नहीं होकर गुजर पाएगा।
कहता है अगर ऐसा है सर तो बताइए कि इसमें क्या होना है भाई। कहता है कि देखिए इस प्लेन को अगर देखें तो इसको तीनों बस कॉर्नर पे एटम होगा, बीचे वाला एटम इसको टच नहीं कर रहा है। भाई बीचे वाला थोड़ा बहुत काटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, हमको मैंने लिखवाया है कि सेंटर क्रॉस करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसको टच नहीं करेगा, टच करेगा, सेंटर वाला एटम को भी टच करेगा, लेकिन ये वाला जो है सेंटर वाला है इसको एकदम सेंटर से होकर ये लाइन नहीं जाएगा। ये जो लाइन है ग्रीन वाला इसके सेंटर से नहीं जाएगा, और जिसके सेंटर से नहीं जा रहा है उस एटम को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, इसके सेंटर से नहीं जाएगा, टच तो करेगा पर इसके सेंटर से होकर नहीं जाएगा। चलिए भाई, तो कहता है ये वाला अगर आपका हो गया सर तो इसके तीनों जो है वो कॉर्नर पे एटम है, और एक इसके अंदर जो है वो इसका कितना भाग है जिसको 1/6 भाग ही है ना इसके अंदर। ठीक है, कितना भाग है तो कहता है 1/6 भाग ही इसके अंदर है, और ऐसा ऐसा 3 गो है तो कितना है जी तो कहता है 1/2 है सर, ये इसके अंदर एटम है तो 1/2 एटम है। एरिया कितना है जी कहता है सर √2, ये जो डायगोनल है ये यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ तक आपका आ रहा है, तो ये जो वाला जो प्लेन है पीछे वाला इसी का डायगोनल है। ठीक है, अगर हम फिर से बना लें उसको, कहता है ये वाला साइड देखिए तो इस साइड पे ही नहीं चला है ऐसे। ठीक है, इस साइड पे चला तो ये √2a ना है, ये भी √2a है, और ये भी कितना है √2a। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके सारे साइड्स इक्वल हैं और √2a के बराबर है, तो कितना होगा जी कहता है एरिया क्या होता है सर 3/4 √2a का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इससे ये 2 बार में निपट जाएगा, तो नीचे कितना आएगा जी कहता है √3/2a²। ठीक है, इसको हमने ऊपर पूरा एटम रखा है और नीचे हमने पूरा एरिया रखा है, तो इस प्रकार से हमारा प्लेनर डेंसिटी निकल के आ गया है। खुद से करके देखो कि खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाबू, हम सीधी सी बात जानते हैं। ठीक है, मेरे से पढ़ते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको करके देखना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए। कहता है द नंबर ऑफ एटम्स हुज सेंटर्स आर इंटरसेक्टेड बाय पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो हमने कहा कि जिसका सेंटर इंटरसेक्ट करेगा सिर्फ उसी एटम्स को काउंट करना है, सिर्फ टच उच करने से प्लेन का उसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीसीसी में मैंने 3 प्लेन आपको दिखा दिए और तीनों प्लेन में मैंने आपको निकाल के दिखाया आपको प्लेनर डेंसिटी। इसी प्रकार से एफसीसी में चलते हैं और एफसीसी में हम इन्हीं तीनों प्लेन का हम लोग देखेंगे कि उसका प्लेनर डेंसिटी क्या रहता है। ठीक है, तो कहता है कि चलो भाई एफसीसी में चलो। एफसीसी में हर एक फेस पर एक एटम होता है, इन फेस सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर्ड होता है, इसमें हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम होता है, और इस कंडीशन में आपको निकालना है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ों में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरा दिया रहता है। एक स्लाइड अगर देखोगे ना, एक स्क्रीन पर मैंने ऐसे दिखा दिया ना, तो इसमें ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है और इसी को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ब्लू वाला में चलते हैं। ब्लू वाला में कौन है जित कहता है कि आपका है 100 इस प्लेन पे चलते हैं। ठीक है, तो कहता है 100 मतलब आपका एक एक्सिस को तो काटेगा, बाकी एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो ये वाला आपका है। इस प्लेन पे चलते हैं। कहता है इस प्लेन पे चलोगे भाई, तो कहता है इसमें एक एटम तो भैया 4 गो एटम तो उसे कॉर्नर पे रहेंगे ही, और चूँकि फेस सेंटर्ड है तो एक इसके फेस पे भी रहेगा, यानी कि अगर हम सेपरेट करके बनाएं इसको तो इस प्रकार का स्थिति आपको दिखेगा। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पे तो एटम है ही है, इसके चारों कॉर्नर पे तो एटम है ही है, पर इसके सेंटर में, इसके फेस के सेंटर में भी एक एटम है। ठीक है, तथा इसमें के गो एटम है सर, कहता है 1/4 4 गो कर लेंगे तो भैया एक एटम तो पूरी जाएगा, और प्लस एक एटम तो पूरा ना इसमें है, तो एक एटम और, तो के गो एटम है जी, तो कहता 2 गो एटम है सर पूरा। कितना एटम है 2 एटम है। आप कहता हो एरिया कितना है जी, तो कहता है यही ना सही यूनिट सेल का ये लेंथ है ना, है जिसका हम लेंथ ए ना लेते थे यूनिट सेल के लेंथ को। ठीक है, तो ए है तो ए का स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर। ठीक है, ये एफसीसी वाला है इसलिए मैंने एफ लिख दिया है इसमें। ठीक है, ये वाला जरूरी नहीं कि ये ए और ये इक्वल रहे। ठीक है, वो बीसीसी वाला था इसलिए बी लिखा हुआ है, ये एफसीसी वाला था तो इसमें एफ लिख रखा है लेंथ में। तो दोनों का यूनिट सेल अलग है तो दोनों के यूनिट सेल का लेंथ भी, ठीक है, उसके साइड्स जो साइड होगा वो इक्वल तो होंगे आपस में, लेकिन वो एक दूसरे के बीसीसी का जो यूनिट सेल है और एफसीसी का यूनिट सेल है, दोनों के साइड्स इक्वल नहीं होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो सरफेस है, अगला जो आपका प्लेन है जो है रेड वाला प्लेन। कहता रेड वाला प्लेन कौन है सर? कि रेड वाला प्लेन है आपका 110। कहता ये वाला कौन प्लेन कि दो गो एक्सेस को तो काटेगा, एक ये एक्सेस को काट रहा है, एक ये एक्सेस को काट रहा है, तो दो एक्सेस को तो काटेगा ये। और बाकी एक एक्सेस जो है वो ये वाला एक्सेस यहाँ से जो ये है इसके पैरेलल है ये। ठीक है, तो कहता इस प्लेन में हमको निकाल के दिखाइए इसका प्लेनर डेंसिटी। कहता कैसे निकलेगा? तो पहले एटम बताओ। कहता एक एटम यहाँ पे, एक एटम सभी कॉर्नर पर तो एटम है ना, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, बाकी ये फेस से होके जा रहा है तो एक एटम इस सेंटर पे रहबे ना करेगा, उसके सेंटर से ना ये लाइन होके जाएगा, डायगोनल है। तो नीचे भी एक फेस है उससे होकर जा रहा है तो उससे भी होकर गुजर रहा है। तो कह रहा है कि अगर हम देखें, अगर अलग से बना लें, मैं बना लूँ इसको, ठीक है, तो एक एटम यहाँ पे है, चलो एक एटम यहाँ पे है, एक एटम ये वाला है तो ये वाला एटम है भाई यहाँ पे, ठीक है, बाकी ये दो गो एटम है तो ये भी दो गो एटम है भाई, ठीक है, और इसके एक डायगोनल पे एक एटम है तो एक एटम यहाँ पे भी है, एक एटम यहाँ पे भी है, और ये लेंथ को देखो तो ये √2a है, ठीक है, डायगोनल ना है तो ये वाला √2a है और ये वाला लेंथ a है। अब इसमें आप गिन लो के गो है। कहता है 4 गो भैया, चौथाई भाग को तो 4 गो वाला क्या है, 4 गो का है, ठीक है, तो 4 गो का है के गो जीत का तो 1/4 और 2 गो का है 1/2, इसका हाफ ना आधा ना आ गया है इसके अंदर, ठीक है, तो आधा आपका उसका है तो इसका भी। तो कहता है एक एक मतलब 2 गो टोटल एटम जो है वो इस एरिया में आ रहा है, तो 2 एटम आ रहा है और इसका एरिया कितना होगा जी? कहता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है √2a और विड्थ कितना है a, तो कितना हो जाएगा जी? कहता है ये हो जाएगा √2a², है ना जी, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर नया प्लेन देखते हैं, सारा प्लेन देखेंगे हम लोग, ठीक है, एफसीसी में भी 3 प्लेन देखेंगे। अगला कौन सा था जी? तो कहता 111 जो ग्रीन वाला प्लेन है वो था सर, ठीक है, इतना प्लेन देख लिए सर। अब हमको दिखाइए 111 का स्थिति। तो चलो ग्रीन वाला प्लेन देखते हैं, ग्रीन आ जाओ भाई, ये है आपका ग्रीन, ठीक है, कहता ग्रीन वाला प्लेन ये है, तीनों एक्सिस को 1 पे काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर है तो यहाँ पे भी एक एटम होगा, एक एटम यहाँ पे भी होगा, एक एटम यहाँ पे भी होगा, बस, ठीक है। उसके बाद ये जा रहा है कहाँ से? उसके फेस से न जा रहा है तो फेस पे एक एटम रहेगा, एक इस पे भी रहेगा और एक इस पे भी रहेगा। जो भी फेस से होकर डायगोनल है तो फेस से होकर जा रहा है तो फेस सेंटर एफसीसी है ना ये, तो हर फेस पे एक एटम रहेगा ना। तो अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं नीचे तो इस प्रकार का है, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे तो एक एटम है, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, और हर एक इसके साइड पे भी एक एटम है, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये ना। जो कॉर्नर पे है उसका कौन सा भाग ये ले रहा है जी? कहता जो कॉर्नर पे है सर उसका 1/6 भाग ही जो है वो इस एरिया के अंदर आ रहा है, ठीक है, 1/6 है भाग। के गो है सर? कहता 3 गो है सर प्लस, ठीक है, कहता है कि 3 गो और ऐसा नहीं जिसका आधा भाग है, तो 3 गो ऐसा नहीं जिसका आधा भाग इसके अंदर, गलती हो गया, 3 गो ऐसा नहीं जिसका आधा भाग अंदर है, ठीक है, तो ये कट गया 1/2 और ये भी 3/2, ठीक है, दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा जी? तो 4/2, 4/2 मतलब के गो? 2 गो ना जी, तो 2 गो ऐसा सर इसके अंदर एटम है। एवरेज एटम कितने हैं? कहता 2 गो एटम इसके अंदर हैं, जो हमने देख लिया। यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, सब चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, वो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके सामने सब चीज़ हो, आप कॉपी पे उसको नोट कर सके। वीडियो देखिए, कॉपी पे नोट करते जाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करिए, आराम से स्थिर से लिखिए, समझिए। फिर भी समझ में आता कमेंट में लिखिए मुझे, ठीक है। आपको मुझे ईमेल कर सकते हैं और ईमेल करना अब आसान है, तुरंत ईमेल करके फटाक से हम रिप्लाई करेंगे। ऐसा होता ही नहीं कि हम रिप्लाई ना करें, ठीक है। अब कहता है एरिया भी तो निकालो सर, तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया मैंने बताया था कि ये जो आपका लेंथ है ये वाला, ये √2a है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √2a इसका सारा लेंथ है। ये तो पहले भी हमने इसका एरिया निकाला था, √2a है, तो √3/2a² आया था, ठीक है, ये पिछली बार भी निकाला था उसमें भी, तो ये आएगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एफसीसी और बीसीसी दोनों के लिए आपको मैंने 3 प्लेन का प्लेनर डेंसिटी निकाल के दिखाया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ? बाकी अब तुम क्वेश्चन दो कि सर
जो भी इतने मुश्किल प्लेन हो सकते थे सब पे मैंने निकाल के दिखा दिया। अब आपको कोई क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें आपको पूछना है, तो वो मुझे मैसेज करिए, वो भी बताया जाएगा। अब क्या है, एक बच्चा हमसे लड़ गया। तो क्यों लड़ गया सर? उसने कहा कि सर आपने कह दिया हम मान काहे लें। कहता आपने कहा कि ये जो बॉडी सेंटर क्यूब जो है, इसका जो बॉडी सेंटर पे जो एटम है उसको आपने कहा कि जो 1,1,1 जो प्लेन है वो उसके सेंटर से होके नहीं जाता है। आपने कहा हम क्यों मान लें? कहता एक तो तुम उसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो, फिर भी तुम्हें यकीन ना आए, ये प्लेन निकाल सकते हो ना, कोई भी क्यूब लेके आओ, ऐसा प्लेन निकालो उसमें, ठीक है, उस प्लेन से देखो कि उसका जो सेंटर है, उस सेंटर पॉइंट जो है उससे होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसमें भी नहीं पता लगा सर, या फिर हमको ऐसे नहीं देखना है एक्सपेरिमेंटली, हमको ऐसे बता दीजिए, हमको न्यूमेरिकली बताइए, वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो भैया आप कोई भाई इसमें तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ना देखेंगे ये सब चीज़ें हम लोग, तो हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है, तो एक तो देख लेते हैं कि इसका जो सेंटर है वो कितना दूरी पे है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कि इसका सेंटर से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर दोनों सेम आ जाता है, भाई इसका सेंटर जो है ऑरिजिन से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे ये प्लेन जो है वो भी डिस्टेंस उतना ही रहे, ठीक है, प्लेन का डिस्टेंस मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या तो वो भी उतना ही रहे, तो हम मान लेंगे कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको सेंटर से होकर जा रहा है। उससे ज़्यादा या कम आ गया तो घबरा जाएगा मैटर, यही ना देखना चाहते हैं। तो हमने आपको सब कुछ निकालने के लिए बता रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालने के लिए हमने बताया है आपको, वो फॉर्मूला हमने लगाया है। कहता हम कौन से प्लेन का निकाल रहे हैं, तो कहता 1,1,1 का इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी कि जो ऑरिजिन से होकर जाने वाला प्लेन है और ये जो 1,1,1 जो प्लेन है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। या फिर कहो कि हम सीधे सीधे कहो कि 1,1,1 जो प्लेन है, ठीक है, उसका हम सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, तो कहता a√h k और l जितना भी था स्क्वायर करके सबको जोड़ना था, ये ना, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकाले थे। चलिए मैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार फिर से वहाँ ले जाकर दिखा देता हूँ, यह हाल ही में हमने पढ़ा है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। ये है आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस का, याद आ गया होगा, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन या फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस को बोला जाता है, ये इस प्रकार से निकलता है। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको निकाल रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई किए हैं और ये आपका निकल के आया है। कहता हमने क्या किया जी, तो कहता इसका एक और एक हमने पुट किया है, ठीक है, तो a/√3 निकल के आया है। अब a का वैल्यू हम जान लेंगे, तो तब BCC में जो होता है a होता है सर वो 4r/√3 के बराबर होता है कि बिल्कुल होता है। पुट कर दीजिए a की जगह वैल्यू, तो ये आ गया इस प्रकार से, ठीक है। इसको सोल्व करिए कैलकुलेटर से, तो आपका वैल्यू आता है 1.33r, ठीक है, यानी d का जो वैल्यू आता है 1.33r के बराबर आता है। अब हम देखते हैं कि वो जो सेंटर एटम वो ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने सेंटर एटम बनाया है आपका। कहता देखिए भाई, कहता ये आपका सेंटर एटम है, ये आपका सेंटर एटम है, और सेंटर मतलब सेंटर नहीं, सॉरी, सेंटर एटम ये है, वो आपका जो है वो उसके ऑरिजिन पे जो एटम था ना जी, कॉर्नर पे ऑरिजिन माने हैं, तो ये आपका कॉर्नर वाला एटम है, और ये जो है आपका सेंटर वाला एटम है, ये जो है वो सेंटर वाला एटम है, ठीक है, बॉडी सेंटर वाला, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है, बजाते हैं आपका, ऐसा जूम कर लेते हैं हम। चलिए देख लीजिए इसको, मैं कलर ही बदल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। कहता ये जो है आपका वो जो ऑरिजिन पर एटम था वो वाला है कॉर्नर वाला एटम, और ये जो एटम है ये बॉडी सेंटर्ड वाला एटम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो दोनों एक दूसरे से टच करेगा, तो टच करता हुआ हमने मान लिया है, ठीक है, टच करता मान लिया। और आपका जो डिस्टेंस आया है प्लेन का, बताओ प्लेन का जो डिस्टेंस है ना वो ऑरिजिन से जो है 1.33r के बराबर है। कहता 1.33r कहीं यहाँ पे आ रहा है, हमारा कहीं पे भी आ रहा है। कहता कि वहीं पे क्यों आएगा सर, कहता है कि इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखो तो ये कितना है, ये जो डिस्टेंस अगर तुम देखो तो ये आपका 2r ना है जी, अरे r वाला तो 2r ना हो गया डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन आपका प्लेन कहाँ से क्रॉस कर रहा है, 1.33r से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। आपका प्लेन यहाँ से क्रॉस कर रहा है और सेंटर उसका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मेन रीजन हो गया है आपका गड़बड़ी का, कि ये प्लेन जो है उसके सेंटर को क्रॉस लेकर नहीं चल रहा, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट करके बजाबते लिख दिया है, क्या लिखा है जी,
लिखा है कि इन BCC स्ट्रक्चर द सेंटर ऑफ द बॉडी सेंटर्ड एटम विल नॉट बी इंटरसेक्टेड बाय 1 1 1 प्लेन, hence it should be not be considered in the calculation of the planar density on 1 1 1 plane। ये बजाय आप तो एक एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, ताकि आप अगर नोट्स भी आपको मिल जाए, कोई मांगता है, कोई चलो नोट्स डिमांड करता है PDF भेज दीजिए, तो PDF भेजा तो भैया पेड है और उसके लिए आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल के थ्रू आपको सेंड किया जाएगा, वो भी आप इसका फ़ी चुकाओगे तब, ठीक है। उसका भी रीज़न है क्यों फ़ी दिया जाता है जो, लेकिन सब चीज़ कितना डिस्कस किया जाए, ठीक है। कि कुछ लोग तो भैया पर्सनल स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर जैसे ही पर्सनल स्टडी उनका काम पूरा हो जाता है उसके बाद इसको सेल कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो तुम्हारा पैसा लगेगा तो तुम पहले से सेल करते रहो, तुम्हारा पैसा लगेगा तो तुम ऐसे भी सेल नहीं करोगे तुम, ठीक है। तुम्हारा पैसा लग जाता है तो पैसा जिसको तुम सेल करोगे उसको भी तो पैसा देके सब सेल ना करोगे जी, ऐसे फ्री में तो बांटोगे नहीं तुम, ठीक है। पैसा लेके सेल करोगे तो तुम अगर पैसा लेने लगोगे तो कहेगा काहे ना हम सर से ही डायरेक्ट ले लें कि तुमसे सस्ता में तो हम दे देंगे, ठीक है। तो ये स्थिति है कि तुम तो जितना खरीदे हो उससे सस्ता में नहीं दे सकते हो, ये बात है, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं नॉमिनल चार्ज आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं देते हैं हम, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। वरना इसके कॉमर्शियल यूज के लिए आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, या आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपको पढ़ने के लिए है, ये बेचने के लिए नहीं है ये, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे फिर पीछे हम फिर से लौटेंगे। कहता है क्लोज पैक्ड प्लेन, कहता प्लेन हमने देखा और प्लेनर डेंसिटी देखा, तो हमको ये देखना है ना कि कौन प्लेन जो है वो ज़्यादा पैक्ड है, किस प्लेन में ज़्यादा आइटम खोज के भरा हुआ है, ठीक है। तो कहता कैसे पता लगेगा, जिसका प्लेनर डेंसिटी ज़्यादा होगा वो प्लेन ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर द प्लेन हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्लेनर डेंसिटी आर कॉल्ड एज क्लोज्ड पैक्ड प्लेन। वो प्लेन क्लोज पैक्ड है, उसमें ज़्यादा आइटम भरे हुए हैं, तो देखो इससे आइटम में पता लगता है किस डायरेक्शन में ज़्यादा डक्टाइल होगा, किस डायरेक्शन में ज़्यादा ब्रिटल होगा, ठीक है। जिधर ज़्यादा आपका उसमें आइटम भरा हुआ जिस प्लेन में वो ज़्यादा डक्टिलिटी दिखाएगा, ठीक है, गुदगुद करेगा, खिंचाएगा, लमड़ेगा, देखिए। और जिधर आप उसका आइटम नहीं है, ज़्यादा स्पेस खाली है, तो वहाँ हल्का सा भी हथौड़ा मार दिए तो चूर हो जाएगा, ब्रिटलनेस दिखाएगा, थोड़ा सा खींचे टूट जाएगा, क्रैक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइटम है नहीं उसमें। उस डायरेक्शन में आइटम रहता था ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और इलास्टिसिटी दिखाता है कि आइटम है, तुमने खींच दिए तो लम्हा गया, और जैसे छोड़े तो फिर आइटम एक दूसरे को खींच के आपस में चिपक गया, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम देखना चाहें कि कौन बड़ा प्लेन, इतना प्लेन पर है, उसमें क्लोजली पैक्ड प्लेन कौन है, देखो एक ही चीज़ में हमने वो भी देख लिया और ये भी देखेंगे कि किसमें क्लोजली पैक्ड कौन है, ठीक है। तो कहता है तीनों प्लेन में देखो किसमें किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। कहता है इसमें एक को a² से डिवाइड किया, इसमें 2 है और नीचे √2a से डिवाइड हुआ है, तो 1 से तो ज़्यादा ही हो गया ना ये, ठीक है। इसमें हाफ है और √3/2 से ज़्यादा से डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड जो है वो यही वाला प्लेन है। कहता है 1 1 0 जो प्लेन है वो BCC के कंडीशन में, BCC अगर स्ट्रक्चर है आपका तो उसमें 1 1 0 जो प्लेन है वो क्लोजली पैक्ड प्लेन है, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर इसमें चलें FCC में सबसे क्लोज पैक्ड प्लेन कौन सा होता है, तो हमने देखा 2 को a से डिवाइड किया, 2 को √2 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा क्या घट ना गया, और कम से न डिवाइड कर दिए तुम, ठीक है। इसमें देखो √3/2 से डिवाइड करा √3 से, और 2 तो जाके ऊपर मल्टीप्लाइन हो जाएगा, तो ये और बढ़ जाएगा वैल्यू। तो कहता है इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, यानी कि FCC कंडीशन में आपका जो ये वाला प्लेन है 1 1 1 वाला प्लेन है वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड प्लेन है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बजाते, ठीक है। कहता क्लोजली पैक्ड प्लेन जान गए, तो इन BCC में 1 0 0 और FCC में अगर जाओगे तो 1 1 1 जो है वो क्लोजली पैक्ड प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड पैक्ड प्लेन या फिर स्लिप्ड, ऐसे क्यों हो जाता है जी, कहता है ये क्लोज्ड पैक्ड प्लेन कहते हैं इसको, या ये स्लिप्ड पैक्ड प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए, खैर कोई बात नहीं। लीनियर डेंसिटी देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब हम लोग लीनियर, जैसे प्लेन डेंसिटी था, इसके पहले वॉल्यूम डेंसिटी था, अब है लीनियर डेंसिटी, यानी एक लाइन पे के वो आइटम है,
किस लाइन पे कितने आइटम है, ये चीज़ को ये बताएगा, ठीक है। और क्यों निकाल रही है ये भी समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में, किस प्लेन में जो है वो ज़्यादा आइटम है, किस प्लेन में जो है वो कम आइटम रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें तो कितना ज़्यादा आइटम देगा, कितना ज़्यादा डक्टिलिटी होता, किस डायरेक्शन में ज़्यादा डक्टिलिटी होगा। पूरा मटेरियल का एक एक प्रॉपर्टी हम पढ़ लेना चाहते हैं। वह है कि आप अभी थोड़ा सा कम लेवल पर पढ़ रहे हो ना, अभी तो तुम सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, रिसर्च तो कर नहीं रहे हो, आपको बस तो हल्का फुल्का जानना है, ठीक है। जैसे ही आप मास्टर करने जाओगे तब ना पता लगेगा कि ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं उसका कितना ज़्यादा यूज है रिस्क पेमेंट वगैरह में, ठीक है। कितना सारा इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के कारण आपको पता रहता है। चलिए तो लीनियर डेंसिटी पर चलते हैं हम लोग। तो जितना मेहनत हमने एरिया डेंसिटी पे किया था उतना ही हमको लीनियर डेंसिटी, प्लेनर डेंसिटी पे जो चीज़ें करना पड़ा था वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करना पड़ेगा। वहाँ पे प्लेन था, मिरर डिस्टेंस फॉर प्लेन, और यहाँ पे मिरर डिस्टेंस फॉर लाइन या फिर डायरेक्शन, वो वाला पे काम आएगा, ठीक है। तो चलिए उसको हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारा भाई डिफाइन कर लेते हैं कि लीनियर डेंसिटी होता क्या है। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स हुज सेंटर्स आर इंटरसेक्टेड पर यूनिट लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर है, पहले तो भैया वही एटम को काउंट करेंगे जो एटम सेंटर से गुजरे, ठीक है, जिसका सेंटर जो है उस लाइन से गुजरे। तो उस लाइन की यूनिट लेंथ पे के गो एटम है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स और जो डायरेक्शन है, जो लेंथ है, ठीक है, उस लाइन का, उसके लेंथ का जो डायरेक्शन का लेंथ है, तो उस लेंथ से हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि यूनिट लेंथ में के गो एटम है, वही कहलाता है आपको लीनियर डेंसिटी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कहता वो तो निकाल तो लेबे करेंगे, कोई बड़का चीज़ थोड़े ना है, इतना मुश्किल चीज़ तो निकाल लेंगे, अब ये सब क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा लाइन की बातें करें पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करने के लिए कहा है कि 100, ठीक है। 100 मतलब ये कहता है ये आई कैप है, इसका बाकी दोनों कैप जीरो है, ठीक है। आई कैप है तो कहता आई कैप है तो आई के डायरेक्शन में बढ़िए आगे, ठीक है। बाकी है ना तो ये वाला उसकी बात किया है, और बीसीसी में इसकी बात किया है। मतलब बीसीसी में बॉडी सेंटर क्यूबिक है, तो भैया इसमें जो है अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो बस दो ही एटम मिलेगा इसके दोनों एंड्स पे, ठीक है, यानी दोनों एंड्स पे आपके दो एटम से मिलेंगे, है ना। ये लाइन है आपका, इस लाइन का लेंथ क्या है, तो कहता ये साइड है सर, ये क्या है जी, कहता साइड है सर, किसका, तो कहता आपका यूनिट सेल का साइड है ये, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होगा, तो कहता ए हो जाएगा सर इसका लेंथ, ठीक है। कहता इसमें कितने आइटम, कहता आधा इधर वाला और आधा इधर वाला, ठीक है। कहता आधा दो गो के आधा मतलब एक गो आइटम है, ठीक है। तो बस आपको ऊपर लिखिए एटम का संख्या और नीचे लिखिए उसका लेंथ, ठीक है, 1/a, ये आ गया आपका लीनियर डेंसिटी, ठीक है। अब कहते हो सर अब लाल वाला डायरेक्शन में चलते हैं। तो लाल वाला डायरेक्शन कौन है भाई, तो लाल वाला डायरेक्शन है सर 110 मतलब एक्स और वाई दोनों हैं, तो आई प्लस जे वाला वेक्टर ये होगा। इसका एटम यहाँ है और यहाँ दोनों जगह पर एटम है, ठीक है। तो दोनों जगह पर एटम तो है, सेम चीज जैसा हो रहा है, पर लेंथ बढ़ गया है ना, ये डायगोनल हो गया है, तो ये लेंथ √2a न हो गया है, तो ये लेंथ जो है इन दोनों के बीच का कितना हो गया, कहता √2a, है ना। अब एटम के गए तो एटम तो अभी भी उतना ही है, एटम तो आधा आधा दो गो के है, तो दो गो का आधा आधा कितना हो जाएगा, जिसका कहता एक हो जाएगा। तो ऊपर लिखिए एक और नीचे लिखिए कितना, जी कहता दोनों के बीच का लेंथ कितना है √2a, तो नीचे लिख दीजिए आप √2a, को दिक्कत। अब कहता है तीसरा प्लेन पे चलो, ग्रीन वाला प्लेन पे, तो ग्रीन वाला प्लेन पे चलते हैं सर। ग्रीन वाला प्लेन नहीं, आप डायरेक्शन है 111, तो 111 कौन है सर, कहता ये वाला है, कहता ये डायगोनल जो ये बॉडी सेंटर्ड है क्यूब है उसका डायगोनल, कहता है डायगोनल पे चलते हैं इस प्रकार से। कहता है इससे कहाँ का आइटम है, कहता है यहाँ पे भी आइटम होगा और इस सेंटर को हो के जाएगा तो सेंटर पे भी आइटम रहेगा और ये भी आइटम रहेगा, और इस डायगोनल इसका लेंथ कितना हो जाएगा जी, कहता √3a, ठीक है। तो इसमें के गो आइटम है जी, कहता है ए गो, ये भी और ये भी, कहता आधा इसका लिया है आधा इसका लिया और बीच वाला तो पूरे के पूरे इसी पे ही है, ठीक है। तो कितना हो गया, तो आधा आधा एक और एगो पूरा, तो यानी कि दो गो पूरा हो गया है, और लेंथ कितना है जी, कहता √3a, तो नीचे डिवाइड किससे कर दीजिए, √3a से। तो इस प्रकार से आपका लीनियर डेंसिटी निकल के सबका आ गया है। तो समस्या रहे तो बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है, ठीक है।
उसी प्रकार से आपको एफसीसी में भी करके देखना है। ठीक है, एफसीसी में भी तो करके देखोगे। चलिए एफसीसी में भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले सर ब्लू वाला ले जाइए। ठीक है, कहता ब्लू वाला में चलिए। कहता ब्लू वाला कौन है सर? कहता 100, यानी कि आपका इसकी बात कर रहे हो आप। कहता इसकी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये एफसीसी रहे तो भैया जब तक फेस नहीं आएगा तब तो भाई सब चीज़ सेम है ना है। इसमें भी क्या है, दो ही आइटम है, वही सेम कंडीशन, यानी कि वही वाला आंसर। ठीक है, कहता उसके बाद चलो सर 110 में। कहता 110 मतलब ये, कहता इसमें एक फेस आ गया, तो फेस आ गया तो फेस वाला आइटम भी आ जाएगा। तो फेस वाला आइटम आ गया तो सर सब चीज़ तो वही है, बस लेंथ भी इसका वही है, कितना है √2a। लेकिन इसके फेस पे एक आइटम आया है, तो आधा आधा तो इन दोनों का है ही, आधा आधा दो का, एक पूरा, तो कहता 2 आइटम। तो कहता इस पर क्या देना है, 2 आइटम। और लेंथ कितना है जी? कहता लेंथ है सर √2a। ये तो आसान हो गया सर। ठीक है, अब कहता है कि अब चलो भाई ब्लू तो हो गया, रेड भी हो गया। रेड के बाद हम चलते हैं कहाँ भाई? कहता ग्रीन वाला में चलते हैं। ग्रीन वाला कौन है जी? कहता 111 है सर। कहता 111 तो ये वाला ना हो गया जी। कहता इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे आइटम है, एक यहाँ पे आइटम है। ठीक है, और लेंथ भी इसका √3 है, तो आधा इसका वाला आधा इसका वाला, तो कहता है कि पूरा एक है और लेंथ कितना √3a। तो ये तो गड़बड़ा गया ना जी, मैटर गड़बड़ा गया। एक ही इसमें तो जो आपका लेंथ बढ़ गया है पर आइटम बढ़ भी नहीं किया है। तो देखना है कि कौन जो लाइन है वो ज़्यादा पैक्ड है। जैसे मैं नीचे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये क्लोज पैक्ड डायरेक्शन कौन सा है? ठीक है, कहलाता है क्लोज पैक्ड डायरेक्शन या स्लिप पैक्ड डायरेक्शन। तो ये क्या होता है सर? कहता है इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर द डायरेक्शन हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लीनियर डेंसिटी आर कॉल्ड एज क्लोज पैक्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ज़्यादा डेंसिटी रहेगा, लीनियर डेंसिटी रहेगा, वही उसका क्लोज पैक्ड डायरेक्शन कहलाएगा। तो कौन है सर? अब हमको बताइए। देख लो, आपने निकाला है ना जी, इसमें देख लीजिए। कहता किसका डेंसिटी ज़्यादा है? कहता ये a/a है, इसको √2 से डिवाइड किया, इसमें डिवाइड √3 से कर रहे हो पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दियो जी, इससे तो ज़्यादा ही नहीं हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा आपका डेंसिटी देखने को मिला। यानी लीनियर डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 111 जो डायरेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलता है बीसीसी में। ठीक है, अगर एफसीसी की बात करें तो देखो ये है, इसमें डबल कर दिया है तो √2 से डिवाइड भी कर दिए हो, और इसमें √3 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ डबल भी तो है। कहता है ये आपका यानी कि √2 से जनरली मल्टीप्लाई है ना है ये। कहता है ये जो है इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो एफसीसी में जो है वो 110 जो है वो हाईएस्ट लीनियर डेंसिटी रखता है। ठीक है, इसको मैंने बजाबते लिख भी दिया है कि आप उसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। ये क्या आता है जी? कहता है कि बीसीसी में जो है वो 111 ये डायरेक्शन क्लोजली पैक्ड है, और एफसीसी में जो है 110 जो है वो क्लोजली पैक्ड डायरेक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। इतना पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तुम कहते हो आइसेंट्रोपिक मटेरियल्स की बात करते हो। कहते हैं आइसेंट्रोपिक मटेरियल मतलब सारे डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी जिस मटेरियल का सेम रहे उसे हम आइसेंट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, लेकिन तुम देख रहे हो कि कोई भी मटेरियल हो, असल में कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, बीसीसी होगा, एफसीसी होगा, तुम देख रहे हो कि उसमें डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। किसी में ज़्यादा क्लोजिंग है, किसी डायरेक्शन में कम क्लोजिंग आइटम चिपका हुआ है, किसी डायरेक्शन में ज़्यादा क्लोज आइटम है, किसी डायरेक्शन में कम क्लोज है, किसी प्लेन में ज़्यादा डेंसिटी आइटम्स का। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखा। ठीक है, इसका ये भी तो समझ में आया कि जो प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्या इतना स्टडी करने जाओगे आप? ठीक है, आप लोहा लेके आए, लोहे का डक्टिलिटी इतना है, बिटर मटेरियल ये कर लिया, लेकिन ये भी तो जानो कि उस लोहे में भी ठीक है या तो एफसीसी स्ट्रक्चर है, कभी बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो वो भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ब्रिटलिटी दिखाएगा, अलग अलग डक्टिलिटी दिखाएगा वो। ठीक है, क्यों दिखाएगा? मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अलग अलग डायरेक्शन में उसके मटेरियल का आइटम्स का अरेंजमेंट ही अलग अलग है। ठीक है, तो इससे क्या होगा सर? कह रहे इसी से तो गड़बड़ाता है मैटर। कहता आप क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ होता है किसी एक डायरेक्शन में चेक कर दो, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर लिए। ठीक है, और उसमें तुमने देखा नहीं कि उसमें किस डायरेक्शन में आइटम्स अरेंज है, क्या है, उतना देखने का आपको फुर्सत भी नहीं है। ठीक है, कहता इतना देखते रहते तो हो गया। कहता इसी से तो गड़बड़ होता है सब। ठीक है, इसी से गड़बड़ होता है कि तुम लेके गए कि भैया इतना स्ट्रेंथ तक ये झेल लेगा, लेकिन डिजाइन नहीं किया तो उससे पहले टूट गया, क्योंकि उसमें भाई जिस डायरेक्शन में तुमने स्ट्रेंथ देखा था आइटम का अरेंजमेंट के अनुसार, उससे दूसरे डायरेक्शन में अगर लग गया तो दूसरे डायरेक्शन में वो स्ट्रेंथ को झेल नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो उपाय क्या है? तो उपाय है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आदमी क्या कर लेता है, कितना स्टडी करने की बजाय हम क्या कर लें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दें। हमने देखा कि भैया ये जो है
100 मेगापास्कल झेल सकता है। तो हम कहेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना कहाँ चेक करने जाओगे, सीधे सीधे लिख दो ना वहाँ पे कि 50 मेगापास्कल से ज़्यादा ये नहीं झेलेगा। तो तुमने क्या कर लिया, कहता 50% का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, ठीक है, तुमने लिख दिया। अब एक्सीडेंट होगा तो सीधे कह दोगे सर हम तो कहते हैं ना कि 50 मेगापास्कल से ज़्यादा का प्रेशर नहीं आना चाहिए, इस पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम लोग ज़्यादा चढ़ गए, ठीक है। तो वो लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेता है अपना, ठीक है। वो देख लेता है मिनिमम, भैया जो मैक्सिमम कितना झेल सकता है वो नहीं देखता है, मिनिमम वो कितने पर क्रैक कर जाएगा वो वहाँ पर डिजाइनिंग कर देता है, ठीक है। उससे भी 1-2 को घटा ही के लिख देता है कि इतना भैया इतना तो झेल पाएगा, उसके बाद हम नहीं जानते गारंटी टूटेगा टूटेगा। तो ये उपाय हो जाता है। तो अब समझ में आया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्यों, इतना हम टेस्ट करते हैं उसके बाद भी लिखता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अरे भाई डिजाइन कर दिए तो एग्जैक्ट बताओ ना, इतना पढ़े लिखो तो एग्जैक्ट बता दो कितना झेल लेगा, तुम क्या सेफ्टी ले रहे हो फिर उसमें, ठीक है। कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसलिए ले लेते हैं कि बहुत सारा चीज़ों का कैलकुलेशन हम ढंग से नहीं कर पाए हैं, ठीक है। वहाँ पे मटेरियल अगर मतलब मैटर बिगड़ा तो कौन संभालेगा, ठीक है। सरकार को जवाब दोगे, सीधे अगर आदमी मरा ना हो जाएगा तुम पे केस, ठीक है, कि यही इंजीनियर था, यही सब कुछ सब जिम्मेदारी यही है, बढ़िया से काम करता नहीं है, लोग मर जाते हैं। जैसे डॉक्टर पर तुम लोग करते हो ना, डॉक्टर बढ़िया से इलाज नहीं किया तो आदमी मर गया, उसी प्रकार सामान अगर बढ़िया से नहीं बनाएगा इंजीनियर, पुल नहीं बनाया तो एक बार गिरा तो सबके सामने निपट जाएगा जी। तो जिम्मेदारी सबको है, डॉक्टर जितना जिम्मेदारी लेता है उतना ही इंजीनियर जिम्मेदार है, ठीक है। डॉक्टर भगवान है तो इंजीनियर भी छोटा मोटा भगवान तो है ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम, कहता ये अब क्या हो गया सर, ये क्या है। कहता स्लिप सिस्टम क्या, देखो एटम देखो कि इस डायरेक्शन में अरेंज है, ठीक है, तो ये ठीक है नीचे भी अरेंज है, तो ये एक अलग स्लिप सिस्टम बन गया ना जी, ठीक है। ये यहाँ से स्लिप कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो एटम का कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं, कि दूरी है एटम के बीच, यहाँ पे एटम क्लोज है, ज़्यादा अट्रैक्शन है। यहाँ नीचे वाला मैं एक मोटा मोटी समझा रहा हूँ कि ये अलग है, ये लोग आपस में अलग जुड़े हुए हैं, ये लोग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये अपना एक स्लिप सिस्टम बना रहा है, एक दूसरे पर स्लिप कर सकता है, क्रैक करेगा तो इस प्रकार से करेगा, जिसको कहते हैं स्लिप सिस्टम। बिल्कुल देखो बिल्कुल जो है ना इंसान का शरीर हो, तुमको लगता है हृदय जो अंदर का आंत फेफड़ा वगैरह होगा अलग ढंग से होगा, अगर तुम फाड़ फूड़ के देखोगे तो निकाल के उसको से डॉक्टर ना जो आपका जो आंत है उसको रगड़ के साफ कर करके अंदर फिट करता है, ठीक है, जैसे औजार करते हो ना उसी प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से मटेरियल भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम भगवान जैसा अजीब गरीब चमत्कारिक चीज़ है, नहीं, ठीक है। सब चीज़ के पीछे साइंस और फिजिक्स है, ठीक है। अगर वो हो रहा है तो कोई ना कोई इसका रीजन होगा, ठीक है। एकदम उसी प्रकार से हो रहा है जैसे यहाँ रियल लाइफ में आप चीज़ें देखते हो उसी प्रकार से वो छोटे लेवल पे भी हो रहा होगा जिसको आप तो नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। कहता है क्या है भाई ये नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम, कहता है इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड प्लेन, कितने क्लोज पैक्ड प्लेन है, और नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्लोज पैक्ड प्लेन कितने हैं, क्लोज पैक्ड डायरेक्शन कितने हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये तो हम निकालने का तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन इसका यूज क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो देख लो कि निकालें कैसे स्लिप नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। कहता है कि के गो क्लोज पैक्ड प्लेन के गो है और क्लोज पैक्ड डायरेक्शन के गो है, ठीक है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको को निकल के आएगा नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। कहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम अगर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम जितना ज़्यादा होगा डक्टिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा स्लिप सिस्टम उसमें रहेगा उतना ही डक्टिलिटी होगी, ठीक है। और परमानेंट डिफॉर्मेशन उतना ही अधिक होगा उसमें, डक्टिलिटी उतना ही ज़्यादा है यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन उतना ही उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सारा बात हम इन जनरल कर रहे हैं, ठीक है, इन जनरल ये सब बातें कही जा रही है आपको। अगर हम एफसीसी की बात करें, एससीसी और एचसीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो एफसीसी और एससीपी इसकी बात करें तो एफसीसी में जो होता है वो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण ही ये मोर डक्टाइल होता है, इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन एचसीपी की बात करें तो उसमें जो है नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम कम होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम कम है तो ये कम डक्टिलिटी रखेगा, ठीक है। तो यही आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर दिखा हुआ है कि एफसीसी में जो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम होता है वो कम होता है। एफसीसी में आपका क्या होता है जी, ये रेड कलर से जो लिखा गया है वो एक्सेप्शन के लिए लिखा गया है, ठीक है। कहता इन जनरल तो हम लोग अगर बात करते हैं कि इन जनरल एफसीसी में जो होता है स्लिप सिस्टम, नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो ज़्यादा डक्टिलिटी होती है उसकी, ठीक है।
और SCP का जो होता है लेस होता है, इसलिए उसका डक्टिलिटी आपको कम देखने को मिलती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन, एक रीजन नहीं है जिसपे सिर्फ नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम पे ही डक्टिलिटी डिपेंड नहीं करती है, और भी कई फैक्टर पर डक्टिलिटी डिपेंड करती है। जैसे मैंने साफ साफ लिख दिया है, जिससे मैंने कहा कि कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें लेस स्लिप सिस्टम है फिर भी वो मोर डक्टाइल है। तो और भी कई सारे फैक्टर हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डक्टिलिटी इज इफेक्टेड बाय मोर फैक्टर रेदर दैन नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। सिर्फ स्लिप सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, और भी रीजन्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, तो सिर्फ उसके आधार पर। लेकिन ये है कि स्लिप सिस्टम ज़्यादा रहेगा तो डक्टिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि स्लिप सिस्टम ज़्यादा है तो डक्टिलिटी रहबे करेगा, नहीं, और भी फैक्टर तो हैं उसको इफेक्ट करने वाले। जैसे है सिमेट्रिसिटी है, FCC अलाइनमेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मेन रीजन है वह रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ स्लिप सिस्टम। स्लिप सिस्टम है उसके यहाँ, लेकिन स्लिप सिस्टम तुम्हारे मन से अरेंज नहीं ना रहेगा, वो कहता है रैंडमली ओरिएंटेड रहता है। स्लिप सिस्टम करता डक्टिलिटी बढ़ाता तो है, लेकिन स्लिप सिस्टम ढंग से अरेंज रहेगा तभी ना बढ़ाएगा। तो कहता है रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ स्लिप सिस्टम के कारण भी है, जो बहुत सारा रीजन है। जो आपका जो ये BCC जो है, BCC जो है, देखो स्लिप सिस्टम तो FCC में ज़्यादा है, ठीक है, FCC में स्लिप सिस्टम ज़्यादा है, BCC में कम है, फिर भी ये मोर जो है, गलती हो गया, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। कहता BCC में आपका स्लिप सिस्टम ज़्यादा है, BCC में स्लिप सिस्टम ज़्यादा है, FCC में स्लिप सिस्टम क्या है जी, कम है, लेकिन फिर भी यही जो है वो मोर डक्टाइल है। BCC भाई स्लिप सिस्टम अगर BCC में ज़्यादा तो BCC में डक्टाइल होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। कहता क्यों नहीं है सर? तो रीजन मैंने दिया है कि रीजन क्या है जी, कहता रीजन है रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ स्लिप सिस्टम, क्योंकि इसमें जो स्लिप सिस्टम अरेंज है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है, जैसे तैसे अरेंज है, जिसके कारण इसमें डक्टिलिटी आपको कम मिलती है BCC में, और FCC में ज़्यादा डक्टिलिटी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। कहता आगे एक और चीज़ है, कहता वर्क रिक्वायर्ड टू मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। कहता डिसलोकेशन को मूव करने में, डिसलोकेशन आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिफेक्ट्स वगैरह में। कहता डिसलोकेशन को रिमूव करने के लिए या फिर मूवमेंट के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम के। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा किसी डिसलोकेशन को मूव कराने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए। इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से देख लिए। वीडियो बनाने में ना, वीडियो रिकॉर्ड में थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है, ठीक है, ऐसा क्लास में हड़बड़ी नहीं होता है कि आदमी जो होता है वो 1-2 मिनट रेस्ट कर सकता है। वीडियो में लगता है कि 1 मिनट में अगर हम चुप हो गए तो सुनसान पड़ जाता है एकदम, तो सुनते सुनते रहता है कि यार ये इतना देर कर क्या रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, वीडियो पॉज हो गया क्या, ठीक है, तो ये होता है। तो उसमें जल्दी जल्दी में क्या होता है कि कभी कभी मुँह से कुछ का कुछ निकल जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी खिसक कैसे जाता है यार। कहता है ये है आपका कंपेयरिंग बिटवीन FCC एंड HCP स्ट्रक्चर, ठीक है, FCC और HCP स्ट्रक्चर के बीच हम कंपेरिजन करना चाहते हैं। कहता क्या कंपेरिजन, देखो यहाँ ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेशन वगैरह देख रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ मैथमेटिकल चीज़ों में ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैथमेटिकल ज़्यादा नहीं करोगे तो 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ भी गया तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन तो हमारे पास कम होता है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है न्यूमेरिकल वाले में, ठीक है। यहाँ पे जो इस पेज में है जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। इतना देर में इतना चीज़ें आपने पढ़ा, पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए कम था, प्रैक्टिस ज़्यादा था। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, प्रैक्टिस कम है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हुए तो एक आध इन्फॉर्मेशन आपका स्किप कर जाएगा। कहता है SCP विल हैव मोर नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। मैंने बताया था कि SCP में जो होता है वो जो होता है will have more number of slip system, hence they are more ductile। कहता है कि ये गलती लिखा गया है, कहता है कि आपका लिखा है FCC जो है, FCC जो है will have more number of slip system, hence they are more ductile। कहता है जो FCC अगर हम SCP का अगर हम कंपेरिजन करें तो इसके तुलना में FCC जो है वो ज़्यादा डक्टाइल है। क्यों डक्टाइल है जी? कहता है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम है। लेकिन अगर हम कंपेरिजन, जो अभी हम बताए थे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन करें BCC से FCC का तो कहता है BCC मटेरियल हैव मोर नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। कहता है इसमें नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम ज़्यादा है BCC में, ठीक है, फिर भी ऑल दो, ठीक है,
फिर भी दे डू नॉट एग्जिबिट्स डक्टिलिटी रेदर देन दे फेल इन ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल मैनर। कहता है ये ब्रिटल मैनर में ज़्यादा फेल करता है, ब्रिटलिटी के कारण ज़्यादा फेल कर जाता है ये। कहता है क्यों? ड्यू टू रैंडमनेस इन ओरिएंटेशन बिटवीन निगोबोरिंग। कहता है क्योंकि इसमें जो स्लिप सिस्टम होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, दूसरे से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इसके कारण ये जो होता है इसमें आपको नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम ज़्यादा है बीसीसी में, पर दिक्कत क्या है जिसके साथ? कहता है इसका जो ओरिएंटेशन है स्लिप सिस्टम का वो रैंडम है, कोई इस डायरेक्शन में है तो कुछ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से समस्या है इसमें, ठीक है। तो दोनों में हमने कंपेयर भी कर लिया है, डिटेल में भी देख लिया इसको। और देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है आपका, एक और इन्फॉर्मेशन है कि ऑल्दो एफसीसी हैज लेस नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम देन बीसीसी मटेरियल्स, बीसीसी के तुलना में एफसीसी जो है वो आपका एफसीसी हैज लेस नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम, बीसीसी में ज़्यादा है एफसीसी की तुलना में। मैं बीसीसी और एफसीसी की तुलना कर रहा हूँ तब एससीपी से ज़्यादा, मतलब अगर स्लिप सिस्टम का हम कंपेरिजन करें तो बीसीसी में सबसे ज़्यादा है, बीसीसी में, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यू में सबसे ज़्यादा स्लिप सिस्टम है। इसके बाद है एफसीसी, ठीक है, और सबसे कम है आपका एचसीपी में। लेकिन ब्रिटलिटी का अगर हम ऑर्डर देखें या डक्टिलिटी का, तो सबसे बढ़िया डक्टाइल जो है वो यही वाला है, ठीक है। और सबसे बढ़िया डक्टिलिटी का ऑर्डर है, ये नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम का है, स्लिप सिस्टम। कहता है सर ऐसा अगर गड़बड़ है, जैसे है क्या गड़बड़? कहता है एफसीसी सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, उसके बाद एससीपी है, और उसके बाद बीसीसी जो है वो सबसे कम डक्टाइल, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। कहता है सर डिसलोकेशन, आप नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम से कंपेयर कर क्यों रहे हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर क्यों रहे हो डक्टिलिटी को? क्योंकि यार डक्टिलिटी पर असर डालता है ना, स्लिप सिस्टम जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा वो डक्टाइल होना चाहिए, नहीं है तब क्या करें, होना तो चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि डक्टिलिटी को भी फर्क डालने वाला चीज़ है वो। एफसीसी पे अलग बात है कि एफसीसी में भी जो स्लिप सिस्टम होते हुए भी उसका ओरिएंटेशन गड़बड़ हो जा रहा है, जिसके कारण वो ब्रिटल हो जा रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हो जाता है तो हो जाता है। इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है भाई, उसको भी देख लेना है। कहता है कि ऑल्दो FCC had less number of slip system than BCC materials. The reason for better ductility of FCC material is symmetric alignment of available closed packed plane. मैंने बताया था कि इसमें FCC में क्या होता है जी, कहता है इसमें जो है इसमें FCC मटेरियल के अंदर सिमेट्रिक अलाइनमेंट होता है अवेलेबल क्लोज पैक्ड प्लेन का, ठीक है, विच हेल्प इन एक्टिव मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन, जो डिसलोकेशन के मोमेंट में मदद करता है, इसी कारण इसमें डक्टिलिटी अधिक पाई जाती है। कोई दिक्कत? कहता है ये किस्सा है पूरा डक्टिलिटी का, ठीक है। और भी चीज़ें जान लेते हैं, देखो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक्स्ट्रा न लाया था, ठीक है, इससे रिलेटेड है तो थोड़ा सा जान लेते हैं, तो सीधे सीधे एग्जाम में आता है। क्या आता है जी? कहता है कि अगर आपको रिस्टिड्यूल स्ट्रेसेस को अगर बढ़ाना है तो डक्टिलिटी आपका कम जाएगा, जितना जो अंदर जो जैसे आप पीटते उठते हो ना जी, तो इसके कारण स्ट्रेस जनरेट हो जाता है शरीर में, लोहे के शरीर में या फिर कोई भी मेटल है, किसी को भी तुम पीट रहे हो को मटेरियल को, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, रिस्टिड्यूल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा उतना ज़्यादा वो ब्रिटल हो जाता है। पीटने के बाद देखते हो कि लोहा का प्लेट का पत्थर बना दो और उसको हाथ से ऐसे ऐसे डुलाते तो टूट जाता है, ठीक है। जैसे आपको एल्युमिनियम का तारे टूटना होता है तो पहले उसको मार लेते हो, यहाँ पे मारने से क्या किया, रेसिडुअल स्ट्रेस बना लिए तुम, वहाँ मार लिए, उसके बाद वहाँ से तुम तोड़ देते हो तो डक्टिलिटी वहाँ पे कम गया, उसका टूट गया ब्रिटल जैसा। इसी प्रकार का अगर हार्डनिंग करते हो, हीट ट्रीटमेंट आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने लिख लिया है कि सीधे सीधे एग्जाम में आ जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो देख लीजिए उसको। कहता हार्डनिंग अगर बढ़ाओगे, हार्डनिंग करने से ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वाइड यूनिट सेट में वाइड बढ़ाओगे तो ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। ब्रिटलनेस डक्टिलिटी किस प्रकार, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर कर, सिर्फ स्लिप सिस्टम से डक्टिलिटी और ब्रिटलिटी नहीं पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जितना ज़्यादा आप वाइड यूनिट से, ये मैंने पहले भी बताया था, जब वाइड पढ़ा रहा था यूनिट सेल पढ़ा रहा था, ठीक है, जितना वाइड रहेगा, जितना स्पेस गैपिंग एयर भरा हुआ रहेगा यूनिट सेल में, उतना ज़्यादा ब्रिटलनेस बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर रिड्यूस करोगे ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर देखते हो कि ठंडा में जो होता है प्लास्टिक चीज़ें क्रैक ज़्यादा करता है, टूटता ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मैं आपका प्लेट वगैरह दिखा रहा था, ये प्लेट कौन सा, जो आपका बोर्ड लगा रहता है ना, बॉर्डर प्लेट,
जो आपका वायरिंग वगैरह में स्विच लगाए हो तो उसमें जो मॉडलर प्लेट्स वगैरह लगाए हो तो वो क्या करता है कि ठंड में टूटने फूटने का, क्रैक करने का समस्या होता है। थोड़ा सा उसे दबा दिए, मोड़ दिए, टूट जाएगा। ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर कम आ तो ब्रिटल हो गया मटेरियल, चुनचुरा भुरभुरा गया, थोड़ा सा भी उसको मारे एक हथौड़ी तो वो शीशा की शीशा टूट गया, चूर चूर हो गया, तो ब्रिटलनेस उसका क्या हो गया, बढ़ गया है। इसी प्रकार से अगर कार्बाइड और नाइट्राइड डाल दोगे ना उसको, ठीक है, कार्बाइड थोड़ा सा मिलावट कर दोगे, नाइट्राइड का मिलावट कर दोगे, नाइट्रेट का मिलावट कर दोगे, तब भी उसका ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। तो ब्रिटलनेस बढ़ाने का ढेर सारा तरीका, डक्टिलिटी बढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है, डक्टिलिटी बढ़ाने के हाथ तो ब्रिटलनेस से पढ़े हैं, डक्टिलिटी फिर कभी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही तो पढ़ना ही है हमको पूरा चैप्टर में। ठीक है, पढ़ोगे मेरे साथ बने रहोगे, बहुत सारे फायदे होंगे। इतना इन्फॉर्मेशन कहीं ना बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारे कोचिंग में भी नहीं मिलेगा। अब कोचिंग मिलेगा भी तो ढेर सारा पैसा आपका लगेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम ही सबसे ज्ञानी आदमी बैठे हुए हैं, नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो आपको यही ज्ञान देने के ढेर सारे पैसे लेंगे और यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, पर फ्री वाले को आप लोग वैल्यू नहीं करते हैं, बस यही है। ठीक है, अगर वही पैसा लगता तो तुम भी पढ़ने जाते पैसा दे के, अपने छोटे भाई बहनों को भी 10 को बोलते यार ये कोचिंग ना एक नंबर है, ये है, ऐसे है, पैसा दिए, दिखाना है ना तुमको। ठीक है, लेकिन फ्री वाला तो तुम किसी को सजेस्ट करोगे नहीं कि देखो भाई अगर तुमको नहीं मिलता तो यहाँ पे भी वही कंटेंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे जाके पढ़ लेना। यूट्यूब पे एकदम फ्री पढ़ ले रहे हो, 10 गो दोस्त का फ़ोन आता सभी को बताओ, फेसबुक पे है, व्हाट्सअप पे है, कोई मैसेज ऐसे भी रील शेयर करते रहते हो, यही शेयर कर दो। वीडियो देखो अच्छा लगेगा 10 को शेयर कर दो, रील देखते हो अच्छा लगता है शेयर करते हो ना जी, तो वो कैसे शेयर करते हो, उसके लिए टाइम कैसे रहता है, तुरंत स्टेटस सब पुट हो जाता है। आज वीडियो देखो तुरंत स्टेटस आप लगा दो, डेली जो वीडियो देखो स्टेटस लगा दो, क्या तकलीफ है उसको लगाने में, तो करते तो तुम लोग हो नहीं। ठीक है, बस ये पढ़ा दीजिए सर, वो पढ़ा दीजिए सर, मटेरियल साइंस शुरू कर दीजिए सर, हाँ, लेकिन दूसरों तक हम पहुंचाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए भाई आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन कंडीशन, मैंने यहाँ पे बता भी दिया ढेर सारा कंडीशन कि हम लोग ब्रिटल, अगर डक्टाइल मटेरियल को ब्रिटल बनाना है या बनाएंगे क्यों यार, अगर बन जा रहा है तो कौन कौन कंडीशन है, इसको मिल जाएगा तो बन जाएगा, ब्रिटल बन जाएगा, वो देखते हैं। जैसे कहता है टेम्परेचर अगर मिल जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है, कहता कौन सा टेम्परेचर, कहता लो टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कम करोगे डक्टाइल से मटेरियल किसे बदल जाएगा जी, तो कहता ब्रिटल में बदल जाएगा। हाई स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट को बढ़ा दोगे, ठीक है, तब भी वो डक्टाइल से ब्रिटल में चला जाएगा। प्रेजेंस ऑफ सरफेस नोच, सरफेस नोच अगर इस तरह से मटेरियल है आपका, बीच में किसी प्रकार से तुमने नोच लगा दिया है, काट दिया, गड्ढा कर दिया है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, कहता ब्रिटल हो जाएगा, वहाँ से टूट जाएगा वो, क्योंकि जी इसमें ट्राई एक्सिलिटी ऑफ स्ट्रेस स्टेट, ठीक है, ट्राई एक्सिलिटी ऑफ स्ट्रेस स्टेट, ये हमने आपको 100 में पढ़ा रखा है। ठीक है, स्ट्रेसिस वहाँ पे बढ़ जाएगा जिसके कारण वो टूट जाता है, ब्रिटलनेस उसमें आ जाता है। ठीक है, वहाँ से वो चूर चूर हो जाएगा, थोड़ा सा मारोगे तो वहाँ से टूट जाएगा वो। ठीक है, थोड़ा सा नोच बना देते हो तो आगे करता है, कहता और भी क्या क्या कंडीशंस हैं सर, तो कहता आगे है कि अंडर द एबव कंडीशन इवन एन originally ductile materials will transform into brittle material, एक बढ़िया डक्टाइल मटेरियल है उसको भी लो टेम्परेचर कर दोगे, हाई स्टैंड रेट कर दोगे, प्रेजेंस ऑफ सरफेस नोचेस दे दोगे तो वो भी ब्रिटल में बदल जाएगा। ठीक है, तो कहता मेन चीज़ ये है, कहता द एडिशन टू द एबव फैक्टर्स द फॉलोइंग्स रिजल्ट इन ब्रिटलनेस इन सॉलिड, कहता इसके ये जो फैक्टर तो है इससे आप ब्रिटल तो बना ही सकते, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो अगर आप करते हो, जो कि करना आपको पड़ता है, तब भी ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो हमने बता रखा है कि ये सब चीज़ें ऐसे आप कर सकते हो, पर कई बार आप वो करते नहीं हो, लेकिन आपको जो हीट ट्रीटमेंट होता है बीच में उससे ब्रिटलनेस बढ़ जाता है मटेरियल का। बहुत सारी चीज़ें और हैं जैसे स्ट्रेन हार्डनिंग कॉल्ड बाय कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग के दौरान जो स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, जैसे आपको कहा जाता है जैसे आपको कुछ बनाना होता है, झरने उड़ने, तो उसको हॉट वर्किंग करना पड़ता है, लोहे को पहले गर्म करता है उसके बाद पीटता है। मतलब क्यों कर रहा है सर, स्ट्रेस कम, डक्टिलिटी बढ़ाना चाहता है, टेम्परेचर बढ़ा के डक्टिलिटी बढ़ाना चाहता है ताकि पीट के उसको कुछ बना सके, नहीं तो पीटेगा एक ज़्यादा चूर चूर हो जाएगा वो। ठीक है, अगर डक्टिलिटी नहीं करेगा तो बढ़ाएगा तो ठीक है वो ब्रिटल हो जाएगा। यानी कि तुम कुदार बना रहे हो और कुदार तुम सोच रहे हो कि सर हम ऐसे ही मार मार के पतला कर दें ठंडके में, तो पतला तो हो जाएगा मारने से, लेकिन कुदार को जैसे जमीन में मारो तो चूर चूर हो जाएगा, वो टन से टूट जाएगा, पटाख से टूट जाएगा। ठीक है, तो उसको हॉट वर्किंग से मार मार के पतला किया जाता है। ठीक है, कोल्ड वर्किंग से पतला करोगे तो हम बचपन में थे तो यही है,
भाथियों से वही काम होता है, गर्म करता तब भी वही होता है, ठंडा में मार देता पीट देता तब भी होता। तो ये भाथिया से गर्म काहे कर रहा है? हमारे यहाँ चूँकि हम विश्वकर्मा हैं, परिवार से हैं, तो हमारे यहाँ ये सब काम होता रहता था बचपन में। हम देखते थे कि यार ये क्यों कर रहा है भाई, ठीक है। तो हम लोग कभी पूछ दिए तो कहता है कि ठंडा रहेगा तो इसको मारेंगे ज़्यादा मेहनत न लगेगा, गर्म रहता तो आराम से हो जाता है। तो पहले हम लोग यही समझते थे, लेकिन अब मेन चीज़ है कि अगर ये कोल्ड वर्किंग में काम किया जाए, कोल्ड वर्किंग में अगर कुदार बनाया जाए, हसुआ बनाया जाए, पीट पीट के जो नोकीला किया करते हैं, ठीक है, शार्पनेस देते हैं उसका, ठीक है, हसुआ का, ठीक है। तो इसको घास काटने के जैसे मारोगे एक बार हसुआ या फिर जो भी ऐसा चीज़ है जिससे तलवार वलवार है, जिससे तुम लकड़ी काट रहे हो, ठीक है, वो सब है, वो हॉट वर्किंग से बनेगा, कोल्ड वर्किंग से नहीं बनेगा। कोल्ड वर्किंग से अगर तुमने उसको धार दे दिया तो जैसे वो दीवार मारेगा तो पेड़ क्या कटेगा, तुम्हारा ही हसुआ टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस आ गया उसके अंदर। तो हॉट वर्किंग करना पड़ेगा आपको। हॉट वर्किंग में क्या होगा जी, कहता हॉट वर्किंग में स्ट्रेसेस अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो कहता स्ट्रेन हार्डनिंग जो हो रहा है, ठीक है, किस कारण से हो रहा है जी, तो कहता कोल्ड वर्किंग से, इससे विबिलिटी आ जाता है। रेसिड्यूल स्ट्रेस इंक्लूडेड इन द मटेरियल बाय कोल्ड वर्किंग एंड सडन क्विंचिंग। कहता ये सब सारा चीज़ हमें हीट ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। कहता ये तुमने कोल्ड वर्किंग में आपने रेसिड्यूल स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रहा है, उसके बाद आप तुरंत आप क्विंचिंग करोगे तब भी बिटरनेस आ जाएगा, वहीं पे क्रैक वगैरह आना शुरू हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ इंटरनल नाइट्रेट एंड कार्बाइड फेसेस, ठीक है। इसी चीज़ को जो यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ था, वहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक ही जगह पे आपको बता दिया था, ठीक है, कि नाइट्रेट वगैरह अगर डाले हो या कार्बाइड डाले हो तो उसके कारण भी बिटरनेस बढ़ जाएगा। कहता है लो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जितना लो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर रहेगा उतना ही ज़्यादा वो बिटल हो जाएगा, ठीक है। और लार्ज वाइड वैल्यू, जितना वाइड बढ़ेगा उतना ही बिटरनेस बढ़ जाएगा। रैंडमनेस इन ओरिएंटेशन ऑफ द CPP क्लोज पैक्ड, ठीक है, प्लेन। क्लोज पैक्ड प्लेन अगर ज़्यादा रैंडमली ओरिएंटेड है तो आपका बिटरनेस बढ़ जाएगा। तो मैंने सीधा सीधा सी आपको शॉर्ट में इसी इतने पॉइंट पे सारा चीज़ समझा दिया था, ठीक है। यही चीज़ें आपको पूछा जाता है। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एग्जाम में क्या आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, वही चीज़ हम पढ़ेंगे। रेसिड्यूल स्ट्रेस बढ़ेगा, डक्टिलिटी कमेगा, ठीक है, यानी कि बिटरनेस बढ़ेगा। सीधी सी बात करो कि रेसिड्यूल स्ट्रेस बढ़ाओगे बिटरनेस बढ़ जाएगा, हार्डनिंग करोगे बिटरनेस बढ़ेगा, वॉइड प्रेजेंट रहेगा में बिटरनेस बढ़ेगा, टेम्परेचर कमाओगे बिटरनेस बढ़ेगा, और कार्बाइड ऐड करोगे बिटरनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में हो गया लिखा हुआ, ऐसे पूरा स्टेटमेंट में है तो तुम जो जैसे लिखने का मन करे वैसे लिखो, क्योंकि एग्जाम में तो भैया आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना है। तो ये हमने एक मेहनत करके 1 घंटा का वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें देख लिया है, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे स्ट्रक्चर इनपरफेक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर इनपरफेक्शन कहाँ कहाँ कौन कौन सा डिफेक्ट्स होता है मैन्युफैक्चरिंग, भगवान जो बना रहे हैं मटेरियल, तो उसमें कहीं पर आइटम ई वाला घुस के वो वाला घुस गया, तो इस प्रकार से कई प्रकार का डिफेक्ट्स आ जाता है। उन सारे डिफेक्ट्स को हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जहाँ पे भी है, अब स्टेटस लगा दीजिए ना भाई, अपना रील वगैरह शेयर करते हो ना जी, वो कैसे शेयर कर देते हो, उसका लिए टाइम कैसे निकल जाता है, तो वो तो मज़ा आता है कि यार उन्हें पढ़े तो कोई ना देखे, ठीक है। और शेयर करोगे तो लोगों को लगभग करेंगे लड़का पढ़ लिख रहा है, वो प्रेशर भी डालेंगे, बात भी करेंगे तो उसी से रिलेटेड करेंगे। तो आपको जहाँ भी है स्टेटस लगाते हो तो ये इस चीज़ों को, फोटो लगा रहे हो अपना, क्यों लगा रहे हो भाई, क्या मिल रहा है उससे, लाइक कर दिया भाई वो खुश हो गया, इसको लगाओ ना, हम भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। और चलो एक ऑफर भी देते हैं कि आप स्टेटस लगाए, ठीक है, स्टेटस लगाइए और हमको वो स्क्रीनशॉट भेजिए कि आपने ये स्टेटस लगाया था, ये यहाँ पे शेयर किया था, ठीक है। उसके एवज में मैं आपको ये PDF जो है वो आपको मेल पर भेजूँगा, ठीक है। आपने कितने लोगों को शेयर किया है, अगर आप लोगों ने 100 लोगों तक मुझे शेयर कर दिया है, ठीक है, रेगुलर आ रहा है ना, उसका मैसेज आते रहेगा, सर हमने लगाया है, आज लगाया, मेल करने में कितना देर लगेगा, जो शेयर कर रहा है वो मेल कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेके कि हमने यहाँ पे शेयर किया है। अगर आपको 100 तक पहुँचा दिए तो आपको ये PDF मिल जाएगा। ये एक ही नहीं, ये चैप्टर पूरा ख़त्म होना है ना, कहता ये चैप्टर ख़त्म होते होते अगर आप लोगों ने 100 तक शेयर कर दिया, कोई भी बच्चा का 100 को आ गया, शेयरिंग दिखा दिया, चाहे एक बार में उसने स्क्रीनशॉट में दिखा दे, किसी प्रकार से वो प्रूफ दिखा दे, उसको ये PDF फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसी मेल में आपका दिया हुआ है, ठीक है। ईमेल आईडी आपको पता है, वो चैनल के अबाउट में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ classes santi@gmail.com,
gmail.com, इसी में आपको भेजना है तो आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप भी करते सकते हो अपना सबूत। ठीक है, व्हाट्सअप भी तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल वगैरह सब आपको मिल जाता है, आप लोग देख भी नहीं करते हो कभी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन भी निश्चित रूप से देखा कीजिए, उसमें बहुत इस सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। जो भी इस वीडियो में कहीं पे अगर एरर आ जाता है तो उसको पूरा वीडियो को तो मैं नहीं करूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में उसको सुधारा जाता है, उसे करेक्ट किया जाता है। चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।